जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या रोजाना क्या करते हैं, हम लोग करते हैं रोजाना के करंट अफेयर। ओके, तो आज क्या है, आज 8 मार्च 2024 के करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इसको भेज दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर रोज एक स्पेशल टॉपिक किया करेंगे। लास्ट में स्पेशल पूरा टॉपिक है, 3-4 पीपीटी में उसको कंप्लीट किया करेंगे। ओके, तो आज स्पेशल टॉपिक क्या होने वाला है, महिलाओं के ऊपर स्पेशल टॉपिक होने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज की करंट अफेयर कब होने वाली है, 8 मार्च 2024 की करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है। और आप अन्य एग्जाम के लिए इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, चलिए सुनते हैं प्रश्न नंबर 1 की बात। चलिए, क्या कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स का लॉन्च किया, क्या किया। नीति आयोग कौन है, केंद्रीय मंत्री एक व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, नीति आयोग के। ओके, इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट, इसके इसने लॉन्च किया है। तो ये कौन है, तो बताइए कौन है केंद्रीय मंत्री। क्या वो अमित शाह है, क्या वो राजनाथ सिंह है, या वो अश्विनी वैष्णव है, या फिर अनुराग ठाकुर है। तो आप इनकी फोटो देख के समझ गए वो कौन व्यक्ति होंगे। तो वो हो जाएंगे कौन, ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव ने ये फॉर प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटमेंट का लॉन्च किया है। ओके, अश्विनी वैष्णव के बारे में यहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्या, ये भारत के रेल मंत्री हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री, ये रेल मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं और आईटी मंत्री हैं। ओके, इन्होंने क्या किया, अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक, कौन सी थिंक टैंक, नीति का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट लॉन्च किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च करी है। इससे आप लोग सारा चीज़ यहाँ से पढ़ लीजिए, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे गिरवा दूंगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2। अब जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 24वें भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले कितने, 14वें खिलाड़ी, कौन से 14वें। तो वो 14वें खिलाड़ी कौन बन गए, तो वो 14वें खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खोले, कितने 100 टेस्ट मैच खेले। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी रविंद्र चंद्र अश्विनी, या फिर रविंद्र जडेजा। तो आपको क्या लगता है ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको शायद पता होगा कि ऑप्शन क्या राइट होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। कौन सा, रविचंद्र अश्विनी। ओके, रविचंद्र अश्विनी भारत के वो खिलाड़ी हैं जिसने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए। ओके, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले और 14वें खिलाड़ी ये घोषित हुए। ओके, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर किसके, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। अब मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा को गिरा देना। ओके, तो मुद्रा का अवमूल्यन किस देश ने किया है, किसने, इराक ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, मिस्र ने किया है, या फिर भूटान ने किया है। तो ये किसने किया है, ये किया है कौन से, ऑप्शन नंबर सी, किसने, मिस्र ने अपनी मुद्रा को अमूल्य कर दिया। ओके, अमूल्यन किया है। इसका क्या किया गया देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, जैसे कि बात करें केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। कितनी बार अभी तक किया है इन्होंने, चौथी बार किया है। ओके, 4 बार तक हो चुका है, ये चौथी बार था। मिस्र ने अपनी मुद्रा को कितने 35% से अधिक अवमूल्यन किया, कितना 35% से अधिक अवमूल्यन किया है उसका। ओके, किसने किया, मिस्र पूर्वांतर अफ्रीका को मध्य पूर्वी से जोड़ने वाला देश है। ओके, ये क्या है, मिस्र जो है पूर्वी अफ्रीका को क्या मध्य पूर्वी से जोड़ता है। ओके, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी काहिर है। कौन है, काहिरा। और यह यहाँ की मुद्रा क्या है, मिस्र पाउंड। क्या है, मिस्र पाउंड। यहाँ से हमारे 3% क्लियर होते हैं स्टैटिक। ओके, कितने 3%। ये कहाँ पर स्थित, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ओके, मतलब जोड़ता है इन दोनों को। और राजधानी इसकी क्या है, काहिर है, और इसकी मुद्रा कौन सी है, मिस्र पाउंड है। ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एनपीसीआई, क्या एनपीसीआई ने ब्लू लिंकेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया, किसने, एन कौन सी, एक मिनट जरा, एन पी सी आई, कौन, एन पी सी आई, नेशनल, ये आप लोग इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके। क्या हुआ, एनपीसीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ सहयोग किया है, वो समझौता किया है, तो बताइए कि आईआईटी मुंबई के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी बेंगलुरु के साथ, या आईआईटी वाराणसी के साथ। तो इन्होंने किसके साथ समझौता किया है कि हम आपके साथ मिलकर ये आप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो ये किसके साथ किया है, ये आईआईटी, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी बेंगलोर, कौन सी किसके साथ, आईआईटी बेंगलोर के साथ इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम चालू किया, ओके। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म कौन सी होगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, कौन सा, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है। जो राष्ट्रीय युवा मतलब युवा जो है, युवा सांसद हैं, तो उन युवा सांसदों में से ये उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2024 में वो पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो चलिए जानते हैं। क्या वो बैसड़ो पिचई हैं, क्या वो यातिना भास्कर दुगले हैं, यातिना भास्कर दुगले हैं, या फिर कनिष्क शर्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वो कौन व्यक्ति इन सब में से, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी सही, ओके। ऑप्शन नंबर बी यातिना भास्कर दुगले, ओके, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की सांसद है, ये सबसे युवा सांसद है, ये हरियाणा की यातिना भास्कर दुगले ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु के बैसनो पिचोई ने दूसरा पुरस्कार। अब आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए यहाँ से, पहला किसको मिला है, यातिना भास्कर, दूसरा किसको मिला, बैसनो पिचोई। ये प्रश्न पेपर में बनने लायक है, पेपर में बन सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। और राजस्थान की तीसरी कनिष्क शर्मा, जो कि राजस्थान की, ओके। युवा सांसद ने फाइनल के लिए कितने 87 राज्य स्तरीय विजेता नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे, ओके। चलिए कितने लोग एकत्रित हुए हैं, 87। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना करी है, तो क्या किया है, चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में क्या किया है। जैसे एक मिनट जरा, क्या किया, भारतीय नौसेना है लक्षद्वीप के, क्या किया कि भारतीय नौसेना है जो, तो इन्होंने क्या किया, लक्षद्वीप पर नए बेस की स्थापना करी। इन्होंने किया कि लक्षद्वीप पर एक नया बेस बनाया है। तो इस द्वीप से किस स्थापना किसने की है, तो क्या किया, कहाँ पर किया, मिलिकाय द्वीप पर, कावरवती पर, या अगरबत्ती पर, सॉरी अगरती द्वीप पर, अगरबत्ती नहीं, अगरती द्वीप पर, या चोटलाट द्वीप, कौन सा, चोटलाट द्वीप। तो ये किस द्वीप पर इन्होंने इस बेसिन की स्थापना करी है। चलिए क्या है, ये है मिलिकाय द्वीप, कौन सा द्वीप, मिलिकाय द्वीप पर इसकी स्थापना करी गई है, ओके। मिलिकाय द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। ये सब चीज़ इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। INS जटायु किसके द्वारा, INS जटायु, INS जटायु स्थापित किया गया, ओके। ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ने लायक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आते प्रश्न नंबर 7 और हमारा करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, नीति आयोग किसके सहयोग से फोरिएंटेड टेक्नोलॉजी लैब्स, कौन सा, फोरिएंटेड टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। तो ये किसके सहयोग से किया है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए मेटा के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी गूगल के सहयोग से, या ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट, या फिर डी इन्फोसिस तो अलग हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, मेटा किसके माध्यम से किया है, ये किया है ऑप्शन नंबर ए मेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से लॉन्च किया है, ये किया है मेटा के माध्यम से, ओके, मेटा। चलिए तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मेटा। चलिए आज के हमारे जो करंट अफेयर में थे वो सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब हम लोग, मैंने बोला था आपको कि इंपॉर्टेंट प्रश्न एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हर रोज पढ़ा करेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हमारा आज का, एक मिनट जरा, सॉरी। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है हमारा आज का, महिलाएं, व्यवसाय और कानून वर्ष 2024।
महिलाएं व्यवसाय और कानून वर्ष 2024। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। चलिए अब इस पे बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या क्या स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए बात करें चर्चा में क्यों है ये चीज़, महिला और व्यवसाय और कानून 2024 ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो चलिए चर्चा में क्यों। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 क्या किया, महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 से शीर्षक रहा है ओके, से एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें वैश्विक कार्यालय में महिलाओं के प्रवेश में बाधा डालने वाली, क्या महिला जो अगर किसी कार्यालय में महिला का प्रवेश होता है ना, तो उसमें कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं महिला ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, तो इसमें बाधा जो डालते हैं उनके लिए क्या किया गया, चुनौतियाँ, बाधा डालने वाली चुनौतियों जो उनकी परिवार की और उनके समुदाय की सामुदायिकता में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा बनी है, बढ़ रही है। कहीं भी जाती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तुम महिला हो, तुम ये नहीं जा सकती, तो उनके परिवार उनके समुदाय में उनको अलग कर दिया जाता है। तो उसके लिए लोग क्या किया, एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तो इस पर एक विश्लेषण किया गया है क्यों कैसे ये कम होता है, क्यों महिला बाकी लोगों के मुकाबले कम हो रही है, क्यों बाकी लोगों के मुकाबले महिला अन्य कार्यालय संस्थाओं में काम नहीं कर पा रही हैं। तो वो सब इसके रिपोर्ट में बताया गया। तो ये चर्चा में इसलिए है महिलाओं के ऊपर। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से, क्या बात होगी। चलिए महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट क्या है। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 में एक रिपोर्ट पेश करी गई। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ रखी गई, चलिए इसके सूचकांक कानून क्या हुआ, इसके सूचकांक कानून और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में क्या हुआ, कानून एवं सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के व्यय उनके आर्थिक निर्णय से संबंधित है जो महिला अपने जीवन तथा करियर के दौरान लेती है। क्या होता है इसमें निर्णय कौन कौन से होंगे, जो महिला जब पढ़ती है लिखती है तो वो अपने उस समय कुछ निर्णय लेती है अपने लिए, तो उनके लिए कुछ चीज़ें करियर के दौरान लेती है। यह अभिनिर्भरता करती है ओके, कहाँ और किन क्षेत्रों में महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि महिला कहाँ और किस क्षेत्र में, जैसे बोलते हैं ना कि महिला किस क्षेत्र में बाधाओं को उत्पन्न करती है। बहुत से लोग होते हैं जो गांव के लोग होते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मेरी लड़की नहीं पढ़ेगी, मेरी बहू नहीं पढ़ेगी, बहुत से लोग बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो वो चीज़ें किस बारे इस रिपोर्ट में बात करी गई उसके बारे में ओके। बात करते हैं संकेत। संकेत क्या है इसमें 10 संकेत दिए गए। कौन कौन 10 संकेत है, सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल कहाँ कहाँ पे ये इनके साथ भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, समान भेद मतलब समान अधिकार नहीं दिए जाते। सुरक्षा के मामले में, गतिशीलता के मामले में, कार्यस्थल के मामले में, वेतन के स्थल के मामले में, या बाल देखभाल, विवाह, पितृत्वक, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन, यहाँ पे हर क्षेत्र में महिलाओं को कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तो किसकी वजह से, अपने ही कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा ओके। हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवा तक पहुंच पर्याप्त महत्वपूर्ण संकेत है। हिंसा से सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं के साथ आप लोगों को देखा हर समय हिंसा होती रहती है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं रेप, कहीं कुछ कार्य होते रहते हैं। ऐसे इनकी सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए बड़े ही सशक्त बनाना होगा, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अलग करना होगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि क्यों ये कारण है, क्योंकि महिला सबके घर में होती है, हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में महिला होंगी, कि माँ बहन भाई बहन सारी महिला होती है ओके। तो ये महिलाओं के लिए बोला गया। तो ये रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या है, इस रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या क्या रखी गई पहले जान लेते हैं। रिपोर्ट तो पेश हो चुकी है, अब रिपोर्ट में मुख्य चीज़ें क्या रखी गई वो जानते हैं। कानूनी फ्रेमवर्क सूचकांक, ये क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में से 11 ने, ये क्या है सॉरी 11 ने 90 या उससे अधिक, 11 या फिर 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें इटली कितने नंबर पे रहा, 95 नंबर पे अंकों के साथ अग्रणी रहा। मतलब इनने 11 से लेकर 95 नंबर तक ये लोग एक आंकड़ा निकालते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर कौन रहा, तो वो रहा है कौन, इटली ओके। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड और पुर्तगाल, न्यूजीलैंड पुर्तगाल ने कितना 92.5 अंक प्राप्त किए ओके। इसके बाद इसके विपरीत 37 अधिक अर्थव्यवस्था महिलाओं को पुरुष द्वारा प्राप्त आधे से भी कम कानूनी अधिकार प्रदान किए गए। क्या किया गया कि 37% अधिक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम अधिकार प्राप्त किए गए। मतलब पुरुष के जितने अधिकार पुरुष को दिए गए उसके मुकाबले
37% महिलाओं को कम अधिकार दिए गए हैं। ओके, औसतन स्कोर बोला जाए तो कितना 75 पॉइंट कितना 75.4 है। ओके, उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था लगभग 66.8 के औसतन स्कोर्स के निकट है। ये सब चीज़ के बारे में है, आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है इसमें, चलिए, महिलाओं को पुरुष की तुलना में कानूनी अधिकार प्राप्त है। महिला जो है उनको पुरुष के मुकाबले कम कानूनी अधिकार प्राप्त है। जैसे कि पुरुष को अगर 10 है तो महिलाओं को 2 अधिकार प्राप्त है। एक मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं आप लोग, है ना। तो पुरुष के मुकाबले महिला को कम अधिकार प्राप्त दिए गए, कानूनी प्राधिकार। ओके, कैसे, जब हिंसा, क्या बात करेंगे, चलिए जानते हैं। जब हिंसा और बच्चे की देखभाल से जुड़े कानूनी मतभेद को ध्यान में रखा जाता है तो विश्व भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल कितने 64%, 64%, कितने 64% अधिकार सुरक्षा मिलती है। यहाँ 77% पिछले अनुमान में से भी कम है। पिछले अनुमान में कितना था 77, इस बार कितना है 64%। हर समय कम ही होता जा रहा है महिलाओं का अधिकार। संबंध रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। अगर बात करें, एक रिपोर्ट आई तो इसमें रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि भारत के बारे में बात करें तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसमें क्या रहा 74.4, कितना 74.4% स्कोर के साथ भारत की रैंक साधारण सुधार के साथ 113 हो गई है। कितनी होगी 113 हो गई है। कितनी हो गई 113 हो गई है। भारत का स्कोर वर्ष 2021 में कितना था, वर्ष 2021 में स्तर बना हुआ है। वर्ष 2021 में भी इतना था और तब से अब तक स्तर बना हुआ है, किंतु इसकी रैंकिंग वर्ष 2021 में 122 थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 125 और अब कितनी वर्ष 2023 सूचकांक में 126 हो चुकी है। अब कितनी, अगर बात करें 2023 के मुकाबले तो 2023 में कितनी हो चुकी है 126, इसकी रैंक हो चुकी है। कितनी 126। ओके, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, भारतीय महिलाओं के पास पुरुष की तुलना में केवल कितने 60% कानूनी अधिकार है। कितने, मतलब 40% कानूनी अधिकार इनके पास है ही नहीं। अगर मान लो 100% पुरुष को अधिकार दिए गए तो 40% कितने 60% अधिकार महिलाओं को दिए गए, मतलब 40% अधिकार कम महिलाओं को दिए गए हैं पुरुष के मुकाबले। ओके, फिर क्या है, वैश्विक परिदृश्यता में औसतन कितना वैश्विक परसेंट, मतलब विश्व में कितना है तो विश्व का इसका ना 64.2% है। कितना 64.2% से थोड़ा कम। ओके, इससे दिया गया। और क्या हो सकता है, हालांकि भारत ने दक्षिणी एशिया देश से बेहतर प्रदर्शन किया गया, दक्षिण जो एशिया उससे बेहतर अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां महिलाओं को पुरुष द्वारा प्राप्त कानूनी सुरक्षा का केवल कितना 45.9% प्राप्त है। ओके, और क्या हो सकता है, महिलाओं के संबंध में आगमन की स्वतंत्रता, महिलाओं को आने जाने की स्वतंत्रता यहाँ पे भारत में है, और विवाह से संबंधित बाधाओं के विषय में भारत को पूर्ण अंक प्राप्त किए गए, मतलब भारत में विवाह से संबंधित अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को। ओके, अभी तो हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में पढ़ा कि महिलाओं के जहाँ एक कोई जिला है उसमें क्या किया गया, महिलाओं को क्या बोला गया कि विधवा विवाह कर सकती हैं। तो आप लोग उसके बारे में भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, रोजगार सारथी पे। ओके, तो यहाँ तक हमारे करंट अफेयर हो चुके हैं आज के। तो सबसे पहले आप लोग काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल से जल्दी सब्सक्राइब करिए, कि आपका चैनल आपका परिवार है, आप चाहेंगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।